हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और आने वाले 5-6 लेक्चर्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड लेंगे। तो आज है इंट्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 के ही हिसाब से चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या जीन स्प्लाइसिंग भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या है, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जिसमें कि हम आर्टिफिशियली डीएनए को या जीन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली हम डीएनए को या जीन को आप कह सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस लाते हैं। और ही मॉडिफिकेशंस क्यों लाते हैं? टू सूट्स ह्यूमन नीड्स, इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनको, ताकि वो फुलफ़िल कर सके। तो इसमें हमें क्या करना है? मैनिपुलेशन करना है डीएनए का, यानी उसका मॉडिफिकेशन करना है। मैनिपुलेशन करेंगे हम, और हम क्या करेंगे कि हम पहली चीज़ तो हम करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए को मैनिपुलेट करना है। और क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ यूजफुल जीन्स, जो हमारे जीन्स जो हमें पता है कि हमारे लिए, ह्यूमन के लिए या किसी भी तरीके से यूज़फुल है, उनका हमें आइसोलेशन करना है फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। वो सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं जहाँ से कि हम उनको आइसोलेट कर पाए आराम से, ठीक है। और फिर क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए। फिर जो हमने जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं, आइसोलेट किए हैं, उनका हम नया कॉम्बिनेशन बना के एक नया डीएनए का हम उनको मिला के एक नया डीएनए का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और इसी जो हमारा बनेगा, इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। जो हमने अलग अलग सोर्सेस से लेके डीएनए बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की आप कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी 1973 में। किसने करी थी? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग करी थी। इन्होंने क्या किया था? कोई एक फॉरेन डीएनए लिया किसी बैक्टीरिया से, ठीक है। इन्होंने किसी बैक्टीरिया से एक डीएनए लिया, ठीक है, जिसको फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं। और इसको इन्होंने क्या किया? ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ इसको इन्होंने मिलाया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टाइप के, तो ये एक तरीके से पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि क्या किया कि किसी ऑर्गेनिज्म से कोई जीन लिया या फॉरेन डीएनए लिया और उसको नए और उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला जहाँ पर ये दोनों डीएनए आपस में मिले और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। और जो ये फॉरेन डीएनए था, इसका जो भी इसमें जीन्स रहे होंगे, उन्होंने होस्ट सेल में जाके अपना फंक्शन किया। तो जो भी डीएनए, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या जो ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें दो मेन डिस्कवरीज हैं जो कि जिन्होंने इस साइंस को बूस्टअप किया है। तो पहला तो डिस्कवर हुआ था, मतलब एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ डिस्कवर हुई थी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए।
ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रैगमेंट्स जिनको कि प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है, ये कहाँ होते हैं? बैक्टीरियल सेल में। एक तो ये प्लाज्मिड का डिस्कवरी और दूसरा बहुत स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बोलते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, इनकी डिस्कवरी ने, इन दो डिस्कवरी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, इनका ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये डीएनए को किसी भी, जो भी हमें जिस भी साइट से हमें काटना होता है, किसी भी स्पेसिफिक साइट से, जिस भी हमें साइट से हम चाहते हैं कि यहाँ पर से हम डीएनए को काटें और फिर उसको किसी और डीएनए से जोड़ें, तो वहाँ से ये इनको कट करते हैं, डीएनए को कट कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक साइट से। कैन कट डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स। इसीलिए इनको, क्योंकि कटिंग का काम करते हैं, इसीलिए इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन में कम कि मॉलिक्यूलर सीजर्स इसमें से कौन सा एंजाइम है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक टर्म आता है जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी क्या है? जैसे कि बुक की लाइब्रेरी होती है, वैसे जीन की लाइब्रेरी होती है। तो ये है कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, ठीक है। हम जो भी जीन्स हम चाहते हैं उनका कलेक्शन है, या डीएनए फ्रेगमेंट्स का। और हम इनको रख तो ऐसे नहीं सकते, जैसे बुक्स को तो हम शेल्फ्स में रख लेते हैं, इनको हम कहाँ रखेंगे? इनको ये मेंटेन किए जाते हैं या इनको रखा जाता है कैसे? जो बैक्टीरियल या कुछ किसी या कोई दूसरे जो सेल्स हैं उनके क्लोन्स में, यानी जो भी हमें लगता है कि ये इस बैक्टीरिया में ये जीन इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम क्लोन बना के उनको हम संभाल लेते हैं, ठीक है, उनको हम रख लेते हैं। मेंटेन इन क्लोन्स ऑफ बैक्टीरियल या कोई दूसरे सम अदर सेल्स, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स हो सकते हैं, कोई जो भी हम जिस भी हम सेल्स में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीन लाइब्रेरी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का शॉर्ट में हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि ये छोटे हैं तो हम टाइनी फैक्ट्रीज़ लिख देते हैं। और ये जो टाइनी फैक्ट्रीज़ हैं ये हमारे लिए जो यूज़फुल बायोकेमिकल्स हैं उनकी सिंथेसिस करती है। यूज़फुल बायोकेमिकल्स जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, इंटरफेरॉन्स हो गए, या ग्रोथ हार्मोन हो गया, या आप कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम माइक्रोब्स को छोटी छोटी फैक्ट्रीज में चेंज कर सकते हैं और इन फैक्ट्रीज से हम जो भी हमारे लिए यूजफुल बायोकेमिकल्स हैं उनको हम अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी हेल्प से। दूसरा है कि इससे हम जीन्स की स्टडी को, और जो हमने पढ़ा था जीन्स की स्टडी को या उनके स्ट्रक्चर को, और मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो हम जीन के स्ट्रक्चर को और जीन एक्सप्रेशन को हम बेहतर तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन या मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, इनकी हम स्टडी को अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं ये एग्रोनॉमिकली यूजफुल ट्रेड्स, ठीक है। तो ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम प्रोड्यूस करते हैं ये
एग्रीकल्चर और इकोनॉमिकली यानी एग्रीनॉमिकली इनमें यूजफुल ट्रेट्स होती है। ठीक है, चौथा क्या है, हम क्लोनिंग कर सकते हैं किसकी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए वैसे ही हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं जो कि बायो रिएक्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, इन बायो रिएक्टर्स से हम ड्रग्स प्रोटीन्स हम इनसे बना सकते हैं। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि हम ह्यूमन ऑर्गन्स को भी हार्वेस्ट कर सकें, स्पेशली पिग्स से। जैसे एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक एनिमल्स का पिग्स के ऊपर काफ़ी स्टडी हो रही है ताकि हम उसमें से ह्यूमन ऑर्गन्स को हार्वेस्ट कर सकें और फिर उनको ट्रांसप्लांट कर सकें ह्यूमंस में। ठीक है, लास्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हम फर्दर रिसर्च चल रही है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको क्योर कर पाएँ। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम क्योर कर पाएँ अगर हम वहाँ पर जो गलत जीन है, जो जीन की वजह से डिजीज़ हो रही है, उसको अगर हम वहाँ से हटा के उसकी जगह नया जीन हम पहुँचा पाए तो हम उस डिसऑर्डर को सही कर सकते हैं, बस शर्त है कि वो डिसऑर्डर जेनेटिक हो। ठीक है, जीन से रिलेटेड हो, तो उसे जीन थेरेपी कहते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि हम एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। अच्छा, अब हर एक चीज़ की जब एप्लीकेशन होती है तो उसका कुछ आप कह सकते हो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक, अगर मैं आपको कहूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट शेयर करूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि इसमें मैंने ऐसा जीन डाल रखा है या मैंने किसी पर्टिकुलर एनिमल में या प्लांट से मैंने इसको उसमें से अच्छे जीन लेके कुछ इसको एक मॉडिफाई आपको प्रोडक्ट दूँ, ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेंस उसकी क्या हो जाती है, लो जाती है। जैसे टोमेटो है और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिस पे कि ये किया गया है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग तभी सक्सेस है अगर उसको कंज्यूमर एक्सेप्ट करे, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर प्रोडक्ट आपका मार्केट में भी है लेकिन उसको कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो एट लास्ट उसका कोई यूज़ नहीं होगा। दूसरा क्या है, कभी कभी एक्सीडेंटल सिंथेसिस हो सकती है, क्योंकि क्या है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं। लैब में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी माइक्रोब की या वायरस की एक्सीडेंटल सिंथेसिस हो सकती है, और माइक्रोब और वायरस अगर एक्सीडेंटल सिंथेसाइज हो गया और बहुत खतरनाक हुआ तो वो ह्यूमन रेस के लिए सही नहीं है। और तीसरा है कि कभी कुछ जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इंटेंशनली ऐसे माइक्रोब्स, ये तो एक्सीडेंटल सिंथेसिस हो गई, ठीक है, लैब्स में, लेकिन कभी कभी पावरफुल कंट्रीज़ अगर चाहें तो वो इंटेंशनली ऐसे माइक्रोब या वायरसेस बना सकती हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंट होंगे ड्रग्स के या ड्रग्स के या एंटीबायोटिक्स के, या एंटीबायोटिक्स का ड्रग या एंटीबॉडीज़ जो हमारे उसमें बन रही है तो उनके लिए वो रेजिस्टेंट है। तो एक तरीके का बायो टेररिज्म भी इनसे हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अगर आप हाल फिलहाल में देखिए जो कोरोना का वायरस है, तो इट इज़ नॉट अ नेचुरल वायरस, क्योंकि कोरोना का जो नेचुरल वायरस है इनफैक्ट वो डॉग्स में भी मिलता है, जो नेचुरल कोरोना का वायरस, और उसके अगेंस्ट वैक्सीन भी है। लेकिन अब जो भी कहिए कि किसी पावरफुल कंट्री ने उसको डेवलप किया इंटेंशनली या एक्सीडेंटल सिंथेसिस हुआ, हो तो गया, और आज देखिए कोरोना की वजह से
कितना ज़्यादा हर चीज़ अफेक्ट हो गई है। तो आप कोरोना का वायरस को एक इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का यू कैन से उसका आप एक मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। तो यही इन शॉर्ट था जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। तो आगे लेक्चर्स में हम और डिटेल में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे।